धड़ाम, और जो है ऐसे गिर गई है सेम। मैंने आपको देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये अपनी टीवीएस रेडर 125। तो भाइयों, इसको मैं बताना चाहूँगा लगभग 1 साल हो गया है। मैंने अक्टूबर के महीने में ली थी और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अक्टूबर ही हो चुका है। तो मैंने सोचा कि 1 साल जो मैं इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ तो क्यों ना आपको बताया जाए, एक तरीके से ओनरशिप एक्सपीरियंस हो जाए। क्यों मैं 1 ईयर का, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1 साल में मैंने टीवीएस रेडर अपनी जो है वो कितनी चला दी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5353 किलोमीटर जो है वो मैंने रेडर चला दी 1 साल में। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये लगे कि भाई 1 साल में तो आपने काफ़ी कम चलाई है, काफ़ी लोग बोलें कि भाई ठीक ठाक चला दी। मुझे ऐसा लगता है 1 साल के हिसाब से 5000 थोड़े कम है, और ज़्यादा चल सकती थी, लेकिन भाई इतनी रनिंग थी तो इतनी चला पाया हूँ मैं। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ, जो भी प्लान कर रहे हैं टीवीएस रेडर 125 लेने का, तो वो एंड तक वीडियो में बने रहे। आपके सारे डाउट और क्वेरी सॉल्व कर दूंगा मैं। क्या बाइक में पॉजिटिव है, क्या बाइक में नेगेटिव है, और क्या क्या तकलीफें इसने मुझे दी हैं 1 साल में, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कैमरे के पीछे। तो अब मैं आना चाहूँगा कैमरे के सामने और आपको मैं सब चीज़ें बताता हूँ रेडर 125 के बारे में। जो है वो मैं कैमरे के सामने आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा तो बताऊंगा ही कि टीवीएस रेडर 125 के क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने यही क्यों पिक करी। आज से 1 साल पहले अगर बात करें मार्केट में ऑप्शन की, तो सबसे मेरा ये मूड बन गया था कि मुझे 125 सीसी सेगमेंट की बाइक लेनी है। तो मार्केट में जो सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास था लुक वाइज, डिजाइन वाइज, वो था बजाज पल्सर NS 125, और वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बजाज के शोरूम गया था और मेरे को बाइक देखते ही पसंद आ गई थी। फिर मैंने उनसे बोला कि टेस्ट राइड करा दो, तो टेस्ट राइड ली। टेस्ट राइड लेने के बाद मेरा थोड़ा सा उससे मन उतर गया। उसकी एक तो ब्रेकिंग मुझे सही नहीं लगी, और गियर शिफ्टिंग भी जो है NS 125 की, वो भी इतनी स्मूथ नहीं है। तो उसी दिन अपनी रेडर 125 लॉन्च हुई थी, तो मैं सेम डे टीवीएस के शोरूम पहुंचा। हालांकि डिज़ाइन वाइज मैंने पहली बार देखी थी, NS 125 से उतनी अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी जब मैंने इसको राइड करा ना, आप मानोगे नहीं, जब भी मैंने ये डन कर दी थी और मेरा मन बन गया था कि लेना है तो रेडर 125, और उसके नेक्स्ट डे ही मैंने बाइक ले ली थी। बाइक जो है मैंने फुल कैश लिया है, कोई भी इस पर लोन नहीं करा है। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कितने की EMI आती है, तो भाई उसका आइडिया मुझे नहीं है। मैंने जो है वो बाइक कैश ली थी, 1,05,000 के समथिंग मुझे कुछ पड़ी थी। तो ये था रेडर लेने का पूरा जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। कि टेस्ट राइड जब इसकी करी ना, तो ये मुझे काफ़ी जच गई, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग, कंफर्ट, चलाना करना मतलब बहुत ही स्मूथ है। उसकी हम आगे भी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये थी शॉर्ट स्टोरी जिसमें मैंने रेडर फाइनलाइज कर ली थी NS 125 को ड्रॉप। इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस पूरा चालू 1 साल में मेरे साथ क्या पॉजिटिव इसमें घटा, क्या नेगेटिव घटा, कितनी बार ये सर्विस सेंटर में खड़ी हुई, क्या क्या मुझे इसके साथ समस्या आ रही हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो अब चालू करते हैं। तो ओनरशिप एक्सपीरियंस को अब मैं बांटना चाहूँगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पॉजिटिव, उसके बाद हम आएंगे नेगेटिव में। नेगेटिव के बाद कंक्लूजन में आपको बताऊँगा कि क्या 2022-23 भी आने वाला है, तो 2023 में या 22 में जब भी आप लेना चाहे, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या टीवीएस रेडर लेने लायक बाइक है या नहीं, तो आपको सब चीज़ इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बाइक के पॉजिटिव्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो भाई वो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा होगा, जो कि है बाइक के लुक्स। तो लुक्स आप एक बार अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं। भाई फ्रंट से हमें कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। LED DRL इस टाइम ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसी लगती है, ऑन कर देता हूँ तो ये और भी बेहतरीन लगती है। तो भाई लुक्स बाइक के काफ़ी ज़्यादा औसम है। साइड में आप देख सकते हैं TVS का एम्बलम देखने को मिल जाता है। ये स्क्रैच इस पर आ चुके हैं, ये एक तरीके का नेगेटिव आप मान लीजिए। साइड से लुक आप देख लीजिए, मतलब लुक में वही 125 सीसी सेगमेंट में जो ये डिज़ाइन निकाला है ना टीवीएस ने, वो अनबीटेबल है। हालांकि जो इसकी रियर डिज़ाइन है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती पर्सनली, और सुधार कर सकती थी कंपनी। जितना फ्रंट से ये सुंदर लगती है, पीछे से उतना नहीं लगती। बाकी साइड लुक भी काफ़ी बढ़िया मेंटेन करा है बाइक का। साइड से भी आप देख सकते हैं। और मैं कलर बता देता हूँ, ये जो कलर है ये मेरे पास है पर्पल कलर। तो फर्स्ट पॉजिटिव तो हो गया कि बाइक के लुक्स बहुत ही ज़्यादा किलर है 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से। पहला पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, और मेनली जो ये वीडियो है मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल पॉजिटिव बताऊंगा, वरना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मतलब पॉजिटिव के नाम पे कुछ भी गिना देते हैं, जबकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं आते। तो पहला जो पॉजिटिव था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल था, मतलब लुक्स आप भी देखते हैं बाइक के, जो अगला चलाता है
और कोई रोड पे रहता है तो वो भी देखता है। तो सेकंड जो हमारा पॉजिटिव है वो है बाइक का कंफर्ट। मतलब बाइक मैंने ले ली तो सबसे ज़्यादा मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं इसको चलाऊंगा, चलाने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा सीट पे। तो सीट जो है वो भाई कंफर्टेबल होनी चाहिए, वरना मेरे दर्द हो जाएगा, ज़्यादा मैं चला ही नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने बाइक में इतना पैसा डाल के फ़ायदा ही क्या होगा। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो सीटिंग दी है ना टीवीएस ने, वो बेहद कंफर्टेबल है। कुशनिंग वुशनिंग काफ़ी अच्छी है। इस पर मैंने कोई भी सीट कवर वगैरह नहीं चढ़वा रखी, ये एकदम स्टॉक है। राइडर के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड सीट हमें देखने को मिल जाती है। और NS 125 से मैं कंपेयर करूं, हालांकि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा राइवल वही है इस सेगमेंट में, तो उससे तो लाख गुना सीट अच्छी है। फ्रंट की नहीं, इसमें पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी सीटिंग कंफर्ट हमें दिया गया है। वहीं NS 125 में तो पत्थर जैसी सीट आती है जो कि इम्प्रैक्टिकल है और मतलब यूज़ में भी नहीं आती। तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा है बाइक का। अगर आप इसको राइड करते हैं तो बेहद आपको मतलब थकान आसानी से महसूस नहीं होगी। काफ़ी इजीली आप बिना किसी थकावट के इसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए राइड कर सकते हैं। जो हमारा पॉजिटिव है वो है मतलब 125 सीसी सेगमेंट की जो भी बाइक बंदा लेता है तो उसके दिमाग में काफ़ी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप कह सकते हैं कि माइलेज भी रहती है, कि भाई माइलेज कितना देती है। तो माइलेज वीडियो डेडिकेटेड मैंने चैनल पे काफ़ी सारी डाली हुई हैं, और ओनरशिप एक्सपीरियंस के बाद भी अपना एक माइलेज वीडियो आने वाला है जो कि बिफोर थर्ड सर्विस होगा, तो उसको आप ज़रूर से देखें। फिलहाल अगर मैं माइलेज की बात करूं तो एक बार लाइव देख लेते हैं हम, ये कितना शो कर रहा है। इसके मीटर में दिखाता है माइलेज। तो माइलेज अगर हम देखेंगे तो ये 99 दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है, मतलब इसमें ये गलत ही दिखाता है। तो आप एवरेज मैं ही बता देता हूँ, मैं इसको इको मोड पे चलाता हूँ और मेरी जो बाइक है वो सिटी में ही चलती है। तो सिटी में मुझे लगभग 60 से नीचे तो नहीं देती, 60, 55, 60 मतलब 55 से 65 के ब्रैकेट में आप मान सकते हैं, और कभी कभी 70 भी दे देती है। तो माइलेज काफ़ी अच्छी है बाइक की, माइलेज की तरफ से मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। और मैं इसको इको पे ही चलाता हूँ। कंपनी हमें 2 मोड देती है, जिसका जैसा स्वभाव है उस हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग मोड चेंज कर सकता है, इको और पावर। लेकिन भाई मुझे माइलेज निकालनी होती है तो मैं इसको पावर में कभी नहीं डालता, मैं इको पे ही चलाता हूँ, और इको पे बढ़िया माइलेज देती है। पावर की अगर मैं बात करूँ, अगर पावर डाल के आप चलाते हैं तो लगभग 10 किलोमीटर की एवरेज आपकी घट सकती है, और भी ज़्यादा घट सकती है अगर आप पावर मोड में भी एग्रेसिवली चलाते हैं। तो अगर आपको माइलेज निकालना है बाइक से तो आप इको पे ही चलाइए, वो बेहद बेहतरीन माइलेज देती है आपको रेडर, अगर आप इसको प्यार से और इको मोड पे चलाते हैं। जो पॉजिटिव है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे TVS इंटेलिगो। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा एक फीचर है कि अगर रेड लाइट होती है और मैं क्लिच छोड़ देता हूँ तो बाइक अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन भाई ये इसका नेगेटिव भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि आधे टाइम ये काम ही नहीं करता। आगे मैं बताऊँगा वो डिटेल में। तो अभी एक और जो बढ़िया बात है बाइक की, वो आप भाई इसका मीटर देखो कितना ही प्यारा देखने को मिलता है। मतलब जो इसकी इल्यूमिनेशन वगैरह और सब चीज़ दी है ना, वो काफ़ी काबिल ये तारीफ है। हालांकि इस पर लैमिनेशन चल रही है, तो जितने भी स्क्रैच हैं वो लैमिनेशन पे है। और इसमें मतलब काफ़ी सारी अपनी डिटेल्स शो होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाइक का स्टैंड लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है, गियर कौन सा डला हुआ है, स्पीड, टोटल किलोमीटर कितने चल चुकी है। यहाँ बटनों से आप चेंज भी कर सकते हैं, ट्रिप A, B, रेंज, एवरेज, मतलब बेहद सारी चीज़ें मिलती हैं। और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है, रात में तो खास करके ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट की अगर बात करें, और 125 सीसी छोड़ो, आप इससे ऊपर के सेगमेंट की बात करो ना, तो भी आपको ऐसा मीटर देखने को नहीं मिलता बाइकों में। तो ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और पीछे मिलते हैं ड्रम ब्रेक। तो पीछे हमें इसमें डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता और ना ही ABS सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये मुझे पहले तो भाई बहुत नेगेटिव लगता था कि मतलब कंपनी को ABS तो देना चाहिए था। 2 मॉडल निकाल देते, जिसको ABS चाहिए वो ज़्यादा पैसे दे दे, जिसको नहीं चाहिए वो कम पैसे में अपना नॉन ABS ले ले, या फिर डुअल डिस्क दे देती। तो शुरुआत में तो ये काफ़ी नेगेटिव लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इसमें डिस्क नहीं है ना तो बाइक में ब्रेक नहीं लगती। ब्रेकिंग बेहद ही औसम है बाइक की। मतलब मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, NS की तो ब्रेक इसके सामने कुछ नहीं है। 125 की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं तो उनके में ABS आता है। ABS तो हालांकि इससे बेटर हो गई, लेकिन जो इसकी ब्रेकिंग है ना, वो आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दिलाएगी बाइक को राइड करते वक्त, चाहे आप 80 पे चलाएं चाहे 90 पे चलाएं। मतलब ब्रेक आप मारोगे ना तो ब्रेक ऐसे लगती है एकदम खिंचैमा, मतलब बिल्कुल कंट्रोल में रहती है आपके बाइक, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी आपका हो जाता है इस चीज़ से। तो ये सब तो पॉजिटिव थे जो कि मैंने आपको गिना दिए मोटे मोटे। मतलब मेन जो पॉजिटिव है ना वो बाइक में ये है। और एक और बता ही देता हूँ मैं, चलो। ये आप देख पा रहे हैं मैं इधर चाबी लगा रहा हूँ,
तो ये भाई इसमें हमें छोटी डिग्गी भी देखने को मिल जाती है जिसमें मेरा फ़ोन आ जाता है। तो मेरा फ़ोन कौन सा है आप सोच रहे होगे कि कितने साइज़, तो मेरा जो फ़ोन है वो आप देख लो 13 प्रो है। तो ये आसानी से इसमें आ जाता है। 13 प्रो 6 इंच का आता है तो वो कंफर्टेबली आ जाता है इसमें। तो डिग्गी काफ़ी यूजेबल है और ये भी एक बढ़िया मतलब यूटिलाइज़ करने की है। मैं जब पेपर देने जाता हूँ तो मैं बाइक में ही रख के जाता हूँ फ़ोन को। अगर भाई डिग्गी नहीं होती तो मैं कहीं रखता फ़ोन को। तो मुझे तो ये भी पॉजिटिव अच्छा लगता है। बाकी बाइक राइडिंग में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है, गियर काफ़ी अच्छे से शिफ्ट होते हैं। तो ये तो अपने छोटे मोटे पॉजिटिव है। बाकी राइडिंग कंफर्ट वगैरह सब चीज़ बाइक का काफ़ी अच्छा है। तो इतने ही कुछ पॉजिटिव थे। अब मैं आ जाता हूँ नेगेटिव। तो कुछ थे बाइक के पॉजिटिव जो कि मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव की स्टार्टिंग करते हैं जो कि काफ़ी मेन रहेगा आपको डिसाइड करने में कि आपको रेडर लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला नेगेटिव मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारी बाइक की हेडलाइट। मैं कैमरा मैन से बोलूँगा कि वो थोड़ा लाइट पे फोकस करें। तो लाइट जो है वो डिज़ाइन वाइज तो हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर मैं वैसे बताऊँ ना प्रैक्टिकली तो मतलब ये बिल्कुल भी इनका थ्रो ज़ीरो है, पुअर बिल्कुल। जो कहते हैं ना, डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है कि कितना बकवास थ्रो में देखने को मिल जाता है। तो वह डेडिकेटेड वीडियो आप जाके चैनल पर ही देख सकते हैं। बाकी हेडलाइट तो बहुत ही बकवास है। मतलब सभी सब्सक्राइबर जिन्होंने बाइक ले रखी है उनके कमेंट आते हैं तो सभी इसकी बुराई करते हैं, क्योंकि रीज़न ही है। आप देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये तो हमारी LED DRL हो गई और ये जो छोटे दो भाग हैं ये अपने लो बीम के, और हाई बीम के लिए इन्होंने दिया है इतना सा। तो इसमें क्या तो हाई बीम पड़ेगी, लो बीम चलो तो भी बाइक की थोड़ी सही है, लेकिन हाई बीम तो बिल्कुल पुअर है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है जो कि कंपनी को सुधार करना चाहिए। मेजर नेगेटिव है जो मुझे लगता है ये, क्योंकि अब रात होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं रात हो रही है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है चलाने में। तो अगला जो हमारा नेगेटिव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी इस चीज़ के लिए। तो हमारा जो टैंक है ना ये हमें मेटल का देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैं इसको बजा रहा हूँ तो आपको आवाज़ भी सुनने को मिल रही होगी। इसमें प्रॉपर जो है वो प्लास्टिक यूज़ करी गई है। और ये वाला पार्ट मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इस पर मैं हल्का सा भी जोर दे रहा हूँ ना, तो आप देखो ये कैसे पिचक रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है मैं ज़्यादा कुछ जोर दे रहा हूँ। तो ये जो है प्लास्टिक का है, हालांकि इससे इतनी कोई डिफिकल्टी होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेटल का होता तो काफ़ी सही रहता। अगर मैं बटनों की बात करूं फिट एंड फिनिश की, तो इनकी तो काफ़ी सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे भी मैं डिसअपॉइंट हूँ। बस जो है टैंक मुझे काफ़ी हल्का लगता है। बाकी बटन की क्वालिटी अच्छी है। तो ये एक नेगेटिव में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना ही बेहद सुंदर खूबसूरत हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका भी एक नेगेटिव है जो मैं आपको बता रहा था ना अभी इंटेलिगो फीचर की। तो ये इंटेलिगो जो फीचर है उसका क्या सिंबल बना आता है ए। और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार बाइक को न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल मैंने बाइक कर लिया। अगर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो ये अपनी इंजन लाइट है, इसे इंजन लाइट कहते हैं। ये जब भी इग्निशन पे कोई भी चीज़ रहती है, गाड़ी हो बाइक हो, तो ये जब आती है और जैसे ही हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये हट जाती है। लेकिन इसमें इतनी बड़ी समस्या है, ये इंजन लाइट ही नहीं हटती। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने ही। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया और अपनी इंजन लाइट है वो अब भी बरकरार है। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं हट रही है। और बाकी आपको सैंपल देखने को मिल जाएगा जिसमें बाइक चल रही है और अपनी ये इंजन लाइट जली हुई है। मतलब मैं इसको राइड कर रहा हूँ, उसमें आप क्लिप में देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपनी जो इंजन लाइट है वो कंटिन्यूसली आ रही है। और मेजर जो ड्रॉबैक है, अगर इंजन लाइट आती है तो इंटेलिगो फीचर जो है वो अपना काम करना बंद कर देता है। मैं लगातार मोड भी स्विच कर रहा हूँ, इको से कर रहा हूँ पावर पे, पावर से कर रहा हूँ इको पे। हालांकि इंटेलिगो जो फीचर है वो सिर्फ इको पे ही काम करता है, लेकिन इंजन लाइट की वजह से वो इको पे भी काम नहीं कर रहा। तो मोड भी मैंने स्विच करके देख लिया, काफ़ी चला भी लिया इसको, तो इंजन लाइट जो है वो अब तक आ रही है। तो अब जब ये सर्विस पे जाएगी जब मैं इसको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो इंजन लाइट है ये पहली बार आ रही हो, ये भाई बहुत बार आ चुकी है 5000 किलोमीटर में। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे मतलब अनोइंग सी लगती है। मतलब ये फीचर देते ही नहीं फिर कंपनी। हर टाइम उसको इंजन लाइट को देखते रहता हूँ मैं मीटर में मेरा, और दिमाग सा ख़राब होता रहता है। तो एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मुझे देखने को मिला है रेडर में। तो अगला जो आप इसको नेगेटिव चाहे तो कह सकते हैं चाहे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं अपने पर्सनल 1 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। भाई जो इसका स्टैंड है ना, इसका स्टैंड जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, मतलब इसमें पता चल जाता है मीटर वीटर में कि अपना स्टैंड लगा हुआ है या नहीं। लेकिन जो इसका ये है ना, मतलब ढलान जो इसकी रहती है ये मुझे काफ़ी कम लगती है। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। ऐसे ही अपनी सेम पोजीशन में बाइक खड़ी थी और ऐसे मैं नॉर्मली बैठा जैसे अपन बैठ जाते हैं, और मेरे एक हाथ में फ़ोन था, तो मैंने दोनों पैर जो है वो इस पे रख लिए थे। अब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है।
तो जैसे ही मैंने दोनों पैर इस पे रखे तो आप मानोगे नहीं, मतलब इसमें क्या हुआ, स्टैंड में क्या नहीं हुआ। ये भाई एकदम हवा से ही जाके और मतलब जो बाइक है वो अपनी यूं गिर गई धड़ाम, और जो है ऐसे गिर गई है सेम। मैंने आपको देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। तो अब तो जो है वो मैंने बाइक को उठा लिया है, क्योंकि भाई मैं इस पे बैठा नहीं हुआ था उस दिन, तो मैं बैठा हुआ था और अब मानोगे नहीं, मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वापस रिवर्स बैक होके खड़ा हो जाऊं। हालांकि मेरी हाइट मैं आपको बता देता हूँ 6 फुट 1 इंच है, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे पैर नहीं टिकते हैं ऐसा कुछ। और अगर फोटो मेरे पास पड़ी होगी तो मेरी उंगली में लग गई थी, और ये फ़ोन है ना, इस पर उस दिन कवर नहीं था, मतलब इसका भी नुकसान हो गया। और स्टैंड का ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है, जब से मैं गिरा हूँ जब से मुझे महसूस हो रहा है, मतलब कोई भी मैं जैसे जगह पर खड़ी करके चले जाऊँगा ना, तो भाई एक बार तो मुझे डर लगता है, और एक बार जब तो कोई बैठा नहीं हुआ था तो ऐसे खड़ी खड़ी लुढ़क गई दूसरी साइड। मतलब स्टैंड का मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है मुझे खींच के इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा या क्या चक्कर है, लेकिन ये पर्सनली मुझे लगा है कि इसके स्टैंड पर सुधार करना चाहिए, थोड़ा लेवल सही बनाना चाहिए। अगर मैं ऐसे ऐसे और मोड़ देता हूँ ना तो भी ये गिरने को हो जाती है, और स्टैंड देखो कैसे हिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा एक मतलब पर्सनल पॉइंट है ये मेरा। हो सकता है आप इसको नेगेटिव खाएं नहीं खाएं, लेकिन पर्सनल जो मेरे साथ फील हुआ है मुझे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने मेजर नेगेटिव तो आपको बता दिए, लेकिन छोटे मोटे जो मतलब 2-3 नेगेटिव एक साथ सम अप करके ही बता देता हूँ। तो पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप TVS रेडर लेने जाएंगे तो आप 1 लाख से ऊपर पे करेंगे TVS को ये बाइक लेने के लिए। तो 1 लाख से ऊपर देने के बाद भी भाई फिट एंड फिनिश जो है बाइक की वो कहीं ना कहीं कमी है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला पैनल एकदम सही तरीके से, मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं है। वहीं मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो भाई इस पैनल में आप देखो कितना ज़्यादा गैप है। साइड बाय साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से बना हुआ है, और इस पैनल में देख लो कितना गैप है। तो ये चीज़ फिट एंड फिनिश के अंदर ही आती है। फिट एंड फिनिश के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई ये सर्विस पे जाती है, जब वही लोग इनके स्क्रू और वो चेक करते हैं तो इधर तो ये प्लेट लगी हुई है और स्क्रू भी है, लेकिन यहाँ आप देखोगे ना तो इधर ना प्लेट है ना स्क्रू है। अब इसको आप फिट एंड फिनिश की गलती कह लीजिए या फिर सर्विस सेंटर की गलती कह लीजिए, लेकिन ये भी एक मुझे डाउन साइड लगता है। मतलब ये प्लेट मिलती नहीं है। वो कहते हैं कि इसके लिए आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब बताओ ये 20-30 रुपए की चीज़ के ऊपर मैं ऑर्डर लगाऊं, तो यही चीज़ है। ये फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं, अब ये ऐसे ही चलानी पड़ती है मुझे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो है ये अपने साइड गार्ड है, तो इसका तो कलर ब्लैक देखने को मिलता है, इसका तो भी सही है। लेकिन जो दूसरा साइड गार्ड है ना, बाइक को ऐसा भी नहीं है भाई 2-3 साल हो गए, 1 ही साल हुआ है, और इस पर देखो जो कलर है वो हटने लग गया है। तो ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है। अभी सिल्वर पड़ जाएगा तो बहुत ही बुरा लगा करेगा। वहीं ये वाला जो है ये थोड़ा सही है, इसका भी यहाँ से हटना चालू हो गया है। और एक और चीज़, जो बाइक में हॉर्न है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंगल हॉर्न हमें देखने को मिल जाता है, मतलब इतना बुरा है ना, इससे कोई हटता ही नहीं है। पी 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 मैं सुना देता हूँ आपको, तो जैसा आपने सुन ही लिया होगा, मतलब पी पी पी। मतलब हॉर्न तो थोड़ा सही लगा के देना चाहिए था। ये ऐसा लगता है बिक्की चला रहा हूँ क्या मैं इस हॉर्न से। तो यही थे छोटे मोटे नेगेटिव जो मैंने आपको एक साथ सम अप करके ही बता दिए। बाकी मेजर नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज़, बाइक में मैं आपको बता रहा था ना, अब तक कोई मेजर दिक्कत आई है नहीं। तो भाई एक बार चलते चलते बाइक में जो चैन स्पॉकेट होता है वो गिर गया था, और मैं मेजर हादसे से बच गया था। तो उसकी वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें, आपको पूरा इंसिडेंट जब ही समझ आएगा। तो वो एक मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा था, जब बाइक ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी। तो जो मेजर हादसा हुआ था मेरे साथ वो बस एक ही हुआ है। बाकी तो अब तक बाइक का एक्सपीरियंस सही रहा है। और बाकी अब मैं कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि क्या आपको ये पिक करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिए TVS रेडर 125 के, जो 1 साल में मुझे फेस हुए। पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया। अब मेन हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं कि क्या आपको रेडर लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो इसका सेगमेंट है ना 125cc सेगमेंट, उसके हिसाब से जो ये लुक्स परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है वो भाई अनमैचेबल है, और कोई ब्रांड आपको बिल्कुल इस टाइम ऑफर नहीं कर रहा। सेकंड जो मेजर चीज़ रहती है जब भी हम कोई चीज़ मार्केट में लेने निकलते हैं, तो सेकंड चीज़ आती है बजट, कि अपनी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेडर आपको 1,05,6 हज़ार की पड़ जाती है। और NS की अगर हम बात करें, NS 125, तो वो 1.25 लाख तक छू लेती है। 1,20,000 की भी है वो कई स्टेट में।
तो वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी भी ये एकदम है, मतलब 1,05,000 देकर आप इतने सारे फीचर्स, इतने सारी सब चीज़ आपको लुक्स, परफॉर्मेंस, माइलेज देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड करता हूं। अगर आप बाइक सर्च कर रहे हैं 125cc सेगमेंट में तो बिल्कुल आप रेडर को मिस आउट मत करिए। शोरूम पे जाइए, इसकी टेस्ट राइड लीजिए, आपको बिल्कुल ये समझ आएगी। समझ आती है तो आप बुक करके इसको ले लीजिए। हालांकि अब तो वेटिंग है, मुझे तो नेक्स्ट डे ही मिल गई थी क्योंकि मैंने लॉन्च के अगले दिन ही ले ली थी। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी मेरी तरफ से, बिल्कुल 100% ये रिकमेंडेड है। आप बिल्कुल जाइए, टेस्ट राइड लीजिए और बाइक अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप जाकर ले सकते हैं। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक काफ़ी खुश है। बाकी अभी मैं इसकी सर्विस कराने जाऊँगा, तो जब आप देख लेना सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।